हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस से एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। इससे पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें हमने ये स्टडी किया है कि लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस नीड बेस्ड इंश्योरेंसेस होते हैं। नीड बेस्ड इंश्योरेंस मतलब अगर किसी पर्सन को इन इंश्योरेंसेस की ज़रूरत है तो वो परचेज़ करता है। जैसे अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसकी फैमिली उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो लाइफ इंश्योरेंस परचेज करता है। ऐसे ही जैसे अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को फायर से इंश्योर फायर से प्रोटेक्ट करना है तो वो फायर इंश्योरेंस परचेज करता है। लेकिन मोटर इंश्योरेंस एक ऐसा टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो हर उस पर्सन को परचेज करना कंपलसरी है जिसके पास कोई व्हीकल है। तो दैट मीन्स अगर किसी भी व्हीकल का ऑनर व्हीकल ड्राइव करता है तो उसके पास मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस है जो परचेज करना कंपलसरी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मोटर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट से होने वाले रिस्क को एक्सेप्ट करती है। वो रिस्क या तो पर्सन की लाइफ को हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी को हो सकता है, और इन दोनों ही रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है। अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट है उसका एक रिजल्ट ये भी है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। इन नंबर ऑफ व्हीकल्स के इंक्रीज होने से लाइफ और प्रॉपर्टी का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो गया है। एक्सीडेंटल रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। इसीलिए मोटर इंश्योरेंस का मैंडेटरी होना ज़रूरी भी है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर व्हीकल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसमें हर तरह का व्हीकल कवर होता है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, लाइट व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल व्हीकल हो। तो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर कवर्ड अंडर मोटर इंश्योरेंस। प्राइवेट कार्स जो है वो भी इसी में कवर होती हैं। कमर्शियल कैरियर्स जो हैं जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं वो भी कवर होते हैं। टू व्हीलर्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं जैसे फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल्स हैं, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज, एग्रीकल्चर के व्हीकल्स हैं, बुलडोजर्स हैं। ये सभी जो व्हीकल्स हैं वो भी मोटर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अभी हमने बात की कि मोटर इंश्योरेंस में एक्सीडेंट से होने वाले रिस्क को कवर किया जाता है, और हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। ये दोनों जो वर्ड हैं एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस दोनों जॉइंटली यूज़ किए गए हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस का मतलब है व्हीकल इंश्योरेंस, और व्हीकल से ही एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ही टाइप्स को इकट्ठा यूज़ किया गया है। अभी हमने बात की कि मोटर इंश्योरेंस में हम एक्सीडेंट से होने वाले रिस्क को कवर करते हैं। तो क्या इसमें और कोई रिस्क कवर नहीं होता है? इसमें और भी रिस्क हैं जो कवर होते हैं, जैसे मैन मेड क्लैमिटीज़ हैं, एक्सप्लोजन है, बर्गलरी है, चोरी हो गया आपका व्हीकल अगर, या दंगों की वजह से उसे कुछ नुकसान पहुंचाया गया तो वो जो लॉस है वो कवर होता है। उसके अलावा नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, तूफान आ गए उसकी वजह से व्हीकल का कोई लॉस हो गया तो वो लॉस भी कवर होता है। उसके अलावा अगर कोई जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो गुड्स जा रही हैं, चाहे वो बाय ट्रेन हो, बाय रोड हो, बाय एयर हो, या सी के थ्रू जा रही हैं, तो होने वाला लॉस कवर होता है। समटाइम्स जो ऑनर है वो एक ड्राइवर को अपॉइंट करता है ताकि उसे खुद नहीं ड्राइव करनी पड़े। तो इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ का होने वाला जो लॉस है वो भी कवर होता है मोटर इंश्योरेंस के अंदर। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी, जो मोटर इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंट फीचर कही जाती है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी क्या होती है। थर्ड पार्टी रिस्क क्या होता है? अभी तक हमने जब भी इंश्योरेंस की बात की है हमने यही डिस्कशन किया है कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, वन इज इंश्योर्ड, अदर वन इज इंश्योरर। जब हम मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन पार्टीज होती हैं। वन इज इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है, सेकंड वन इज इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी जिसके लिए ये इंश्योरेंस लिया जा रहा है। वैसे जनरली हम जब इंश्योरेंस लेते हैं हम या तो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस परचेज करते हैं, लेकिन मोटर इंश्योरेंस में हम किसी थर्ड पार्टी को होने वाले रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हम नहीं जानते ये थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए एक पर्सन है इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो ये फर्स्ट पार्टी हो गया इंश्योर्ड।
सेकंड पार्टी है कंपनी एक्स वाई कंपनी इंश्योरर जो इंश्योरेंस सेल करती है। ए ने एक्स वाई कंपनी से इंश्योरेंस परचेज किया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। अब ए के व्हीकल का बी के व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है तो बी के व्हीकल का जो भी लॉस होगा या लाइफ का जो भी लॉस होगा उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए को। ए बी को नहीं जानता है, लेकिन ए के व्हीकल से बी की व्हीकल का लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को कॉम्पनसेट करे। लेकिन क्योंकि ए ने एक्स वाई कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी ए के बिहाफ पर बी को कॉम्पनसेशन देगी क्योंकि ए ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर ए ने एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसी पार्टी के लिए इंश्योरेंस लिया है जिसे वो नहीं जानता है। बेसिकली गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आप बस ये श्योरिटी दो कि आपके व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर हुआ तो आप उसे कॉम्पनसेट करोगे। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी रखा गया है कि आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते, ताकि आपके व्हीकल से किसी और की लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हो। दैट्स द ओनली रीज़न कि हमने अभी स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, तो मोटर इंश्योरेंस का ये जो पार्ट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यही कंपलसरी होता है। इसी की वजह से ही मोटर इंश्योरेंस को कंपलसरी इंश्योरेंस कहा जाता है। आई होप नाउ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि थर्ड पार्टी रिस्क क्या होता है और थर्ड पार्टी रिस्क कवरेज क्या होता है। तो जनरली मोटर इंश्योरेंस में हम एक थर्ड पार्टी के लिए इंश्योरेंस परचेज करते हैं, और जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वैधानिक ज़रूरत है। इसके बिना आप अगर ड्राइव करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें कि आपको पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन लग सकता है। तो दिस इज़ हाउ थर्ड पार्टी रिस्क जो है वो मोटर इंश्योरेंस में कवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क अंडर मोटर इंश्योरेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क अंडर मोटर इंश्योरेंस मीन्स कौन कौन से रिस्क हैं जो मोटर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान। स्टैंड अलोन का मतलब यहाँ पर है कि जो इंश्योरेंस आप परचेज कर रहे हो उसमें यही एक फीचर होता है जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी का जो रिस्क है वो कवर होता है, मतलब और कोई रिस्क कवर नहीं होगा अगर आपने ये पहले वाला टाइप ऑफ इंश्योरेंस परचेज किया है, जो है स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी को होने वाले लॉस को कवर किया जाएगा। जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे बी को अगर लॉस हो जाता है तो वो कॉम्पनसेट किया जाएगा, बाकी और कोई भी किसी भी तरह का लॉस उस प्लान में कवर नहीं होगा अगर ए ने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान खरीदा है। तो क्या ए को होने वाला डैमेज क्लेम नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर अलग टाइप ऑफ इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है जिसे बोलते हैं ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्लान। स्टैंड अलोन का मतलब है अगर आप एक ऐसा प्लान खरीदते हो जो सिर्फ ओन डैमेज को कवर करता है। थर्ड पार्टी तो कंपलसरी है ही, वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन ओन डैमेज में ए को होने वाला लॉस भी कवर हो सकता है, तो इसीलिए ओन डैमेज इंश्योरेंस प्लान परचेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्लान। एज द नेम सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड हो जाएगा, ऑन डैमेज भी इंक्लूड हो जाएगा, और जो अदर टाइप ऑफ रिस्क हैं जो आप चाहते हो कि आपके व्हीकल के लिए कवर हो जाएं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं या मैन मेड जो रिस्क होते हैं, उन्हें भी आप कवरेज लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप वो कवर भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है बंडल्ड पॉलिसी। बंडल्ड पॉलिसी का मतलब यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी। जैसे अभी हमने बात की थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज की, तो मैंने आपको कहा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान लेना कंपलसरी है, और अभी तो ये एक रिक्वायरमेंट कर दी गई है कि जब भी कोई नया व्हीकल परचेज करता है तो उसे 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान परचेज करना पड़ेगा। अब ये 1 ईयर का नहीं होता है थर्ड पार्टी, अभी ये या फिर 3 इयर्स का या फिर 5 इयर्स का आपको परचेज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मैंने एक व्हीकल खरीदा और मैंने 3 इयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान परचेज कर लिया, लेकिन मैं ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 1 ईयर का परचेज करना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी के ऊपर कंपल्शन है ना कि आपको या 3 इयर्स का या 5 इयर्स का परचेज करना पड़ेगा, तो मैंने चूज कर लिया 3 इयर्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान, लेकिन उसके साथ मैं एक ऑन डैमेज का इंश्योरेंस प्लान भी परचेज करना चाहती हूँ, लेकिन वो 1 ईयर के लिए होगा। तो देखो कॉम्बिनेशन हो गया, 3 इयर्स थर्ड पार्टी, 1 ईयर ओन डैमेज इंश्योरेंस प्लान। ऐसे ही एक दूसरा पर्सन है, उसने व्हीकल परचेज किया, उसने 3 इयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान और 2 इयर्स का ओन डैमेज इंश्योरेंस प्लान परचेज कर लिया, तो ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से थर्ड पार्टी प्लस ऑन डैमेज को आप अपने अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हो। थर्ड पार्टी का कंपलसरी है 3 इयर्स और 5 इयर्स का मिनिमम,
और ऑन डैमेज आप अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो इसीलिए इसलिए बंडल्ड पॉलिसी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और फिर अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्लान परचेज कर सकते हो। अभी तो ये भी अलाउ कर दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान ए कंपनी से परचेज करना है तो आप ए कंपनी से परचेज कर सकते हो, और ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्लान बी कंपनी से परचेज करना है तो बी कंपनी से परचेज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही कंपनी से परचेज करने हैं। अभी तो आप ये अलग अलग प्लान अलग अलग कंपनी से भी परचेज कर सकते हो। तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्लान भी अलग से परचेज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ ही आप परचेज करना है, राइट। तो इसीलिए आप कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग भी परचेज कर सकते हो एज पर योर नीड। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया। एक ग्लोरियस हिस्ट्री है मोटर इंश्योरेंस की इंडिया के अंदर। एक व्हीकल एक्ट बनाया गया है ताकि जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं व्हीकल्स की मूवमेंट से रिलेटेड, कि कहाँ पर किस तरह से चलाए जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, एवरीथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स जो है वो एक एक्ट बनाया गया है, वो डिफाइन करता है। अगर कोई उन रूल्स को नहीं मानता है तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या फाइन लगाया जाएगा। तो वो जो एक्ट है वो बनाया गया है इंडिया के अंदर मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया 1914 में। ये कुछ एक ईयर्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े चेंजेस जो हैं व्हीकल एक्ट में किए गए थे, इसीलिए इस पार्ट में हमने इन्हें इंक्लूड किया है। तो 1914 में व्हीकल एक्ट बनाया गया, फिर उसमें चेंजेस किए गए 1939 में, फिर 1988 में बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए, और अभी 2019 में रिसेंटली मोटर व्हीकल को अमेंड किया गया है एक्ट को, जिसमें काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं। और आईआरडीए ने भी एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि 1 सितंबर 2019 से अभी हम ऑन डैमेज कवर जो है वो अलग से परचेज कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ऑन डैमेज कवर अभी हम अलग से परचेज कर सकते हैं, वो 2019 में ही अभी ऐड हुआ है। जबकि जो मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान खरीदना कंपलसरी है, वो 1988 में आया था। तो इस तरह से ये जो आज हम देख रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो ओवर द ईयर्स इस व्हीकल एक्ट के थ्रू ही आई हैं इंडिया के अंदर। तो इसीलिए ये व्हीकल एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मोटर या व्हीकल्स की मूवमेंट को लेकर। नेक्स्ट आता है, अब देखो अगर आप ये इमेज स्टडी करोगे यू विल गेट टू नो कि इंडिया में जो एक्सीडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया की जो कैपिटल है वहाँ पर देखो कितने लोग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, इंजर्ड होते हैं। 2017-18 का डाटा है ये। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 11% जो ग्लोबल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से नुकसान होता है वो इंडिया में होता है, एंड दिस इज़ अ बिग परसेंटेज। तो देखो अगर हम व्हीकल एक्ट नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें और इंक्रीज़ होंगी, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। तो इस इमेज को स्टडी करने के बाद ये लगता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए जिससे कि व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, उससे होने वाली इंजरीज को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है इंडिया के अंदर। तो आप उसकी इम्पोर्टेंस इस इमेज से समझ सकते हो कि किस तरह से उसकी वजह से जो कॉम्पनसेशन है वो दिलाया जा सकता है जो इंजर्ड लोग हैं उनको। तो ये इमेज जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट की इम्पोर्टेंस को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, क्यों बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है टू टेक केयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्यों बनाया गया है मोटर व्हीकल एक्ट? टू टेक केयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अभी हमने बात की कि व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इन्हें मैनेज करना भी एक चैलेंज है। मोटर व्हीकल एक्ट ये ध्यान देता है कि किस तरह से इन व्हीकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है या मैनेजमेंट किया जा सकता है इन व्हीकल्स का, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग अबाउट दीज व्हीकल्स। ठीक है, हमें एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इन व्हीकल्स को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड कराता है कि हम कैसे मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी इन ऑटोमेटिव सेक्टर। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ रहे हैं। समटाइम्स हम सुनते हैं न्यूज़ में कि अभी अब बेटर इंजन आ रहा है या बेटर स्पीड हो गई है, बेटर स्पीड हो गई है व्हीकल्स की। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये कंपनीज को एनकरेज करता है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी को
लेकर आएँ ताकि लोग और बेटर व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ तो फिर अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही फोकस होगा और हम उससे होने वाले रिस्क को कवर नहीं करेंगे, देखो बेटर टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटर इंजन आता है या बेटर टेक्नोलॉजी आती है और उससे स्पीड बेटर हो जाती है व्हीकल्स की और इंक्रीज़ हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली बात है रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर से रिस्क प्रॉपर्टी और पर्सन का, राइट। तो अगर हम व्हीकल एक्ट के थ्रू वो जो रिस्क है वो कवर करके रखेंगे तो कंपनीज जो है वो फ्रीली बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी का अगर कहीं मिस यूज़ होगा, अगर गलत यूज़ होगा तो मोटर व्हीकल एक्ट अपने आप से उसे कंट्रोल कर लेगा कॉम्पनसेशन दिलाकर, राइट। तो इसीलिए भी कंपनीज जो हैं वो इनकरेज होती हैं मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से, क्योंकि जो रिस्क वाला पार्ट है वो ये एक्ट कवर कर लेता है। फियरलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट एग्जिस्टेंस में है, इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इसीलिए भी लोग फ्री फील करते हैं, थोड़ा कम डरते हैं कि ठीक है अभी हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो कॉम्पनसेशन जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली दिलाया जाता है। तो इसीलिए भी लोग जो है वो फियरलेसली जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सोच पाते हैं। मैनेज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, कि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। व्हीकल्स हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सोर्स होते हैं, तो उन व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, और जो लोग पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प नहीं करते हैं उन्हें कैसे कॉम्पनसेट कराना है, उनसे कैसे फ़ाइन चार्ज करना है, कितना फ़ाइन लगाया जाएगा, एवरीथिंग इज़ एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट हमें बताता है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी। मोटर व्हीकल एक्ट हमें बताता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कितना अलाउ किया जाएगा व्हीकल्स के थ्रू, ठीक है, कि जो प्राइवेट आप देखते हो हर जगह प्राइवेट व्हीकल्स नहीं कैरी करते हैं पैसेंजर्स को या गुड्स को, तो किस एक्सटेंट तक और क्या बेस पर हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे कि वो इन सेक्टर्स में जो है व्हीकल्स चला सकते हैं, इन एरियाज़ में जो है वो व्हीकल्स चला सकते हैं, तो वो प्रोसीजर एंड पॉलिसी जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट बताता है। एडिशंस एज पर रिक्वायरमेंट, टाइम टू टाइम मैंने कहा आपको कि एज पर द चेंजेस हमें मोटर व्हीकल एक्ट में भी चेंज करना पड़ता है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ न्यूनेस जो है वो ऐड करता जाता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें लेकर और नए नॉर्म्स ऐड करता जाता है। इसके अलावा स्कीम फॉर ग्रांटिंग डिफरेंट स्टेज कैरेज परमिट। स्टेज कैरेज परमिट होता है कि आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की परमिशन लेते हो। आप देखते हो व्हीकल्स के ऊपर AIP लिखा होता है, ऑल इंडिया परमिट, तो दैट मीन्स उस व्हीकल को अलाउ है कि वो इंडिया में कहीं भी उस व्हीकल को ले जा सकता है, उन पर जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उस व्हीकल के थ्रू जा सकती हैं। लेकिन हर व्हीकल को AIP नहीं मिलता है, ऑल इंडिया परमिट नहीं मिलता है, तो कुछ एक व्हीकल्स जो हैं वो राजस्थान की तरफ जा सकते हैं, कुछ एक व्हीकल्स जो हैं वो पंजाब की तरफ जा सकते हैं। तो किस बेसिस पे आप किन व्हीकल्स को ये परमिशन अलाउ करोगे वो मोटर व्हीकल एक्ट बताता है कि क्या बेस रहेगा, हम किस बेसिस पर व्हीकल्स को ये परमिशन अलाउ करेंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोलेटियम स्कीम। सोलेटियम स्कीम बेसिकली हिट एंड रन केसेस में यूज़ की जाती है, जहाँ पर अगर किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो क्या उस पर्सन को कॉम्पनसेशन मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो मोटर व्हीकल एक्ट हमें बताता है। वो सोलेटियम फंड एक होता है जिसके थ्रू हम वो कॉम्पनसेशन उस पर्सन को पे करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल। हर व्हीकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हम सबको पता है। एक व्हीकल पे देखो, आप देखते हो कि अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल को मिलाकर एक नंबर बनाया जाता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है उस व्हीकल का, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर्स पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस व्हीकल का ऑनर कौन है। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस किन को प्रोवाइड किया गया है, किस बेसिस पे प्रोवाइड किया गया है, उसका जो रजिस्टर है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया जाता है। तो सोचो अगर ये एक्ट ना हो और हमें ये गाइड ना करे कि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से व्हीकल का ऑनर कौन है, फिर हम कॉम्पनसेशन नहीं दिला पाएंगे ना किसी को भी। तो इसीलिए भी मोटर व्हीकल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल्स। रोड सेफ्टी काउंसिल्स बेसिकली देखो नाम सजेस्ट कर रहे हैं, रोड को और बेटर और सेफ कैसे बनाया जाए, ये काउंसिल्स जो हैं उसमें हेल्प करती हैं। ये काउंसिल्स कब बनाई जाएंगी, इसके मेंबर्स कौन होंगे, ये सब कुछ मोटर व्हीकल एक्ट बताता है कि हम और अपने रोड्स को सेफ बनाने के लिए क्या
इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली हम ये काउंसिल्स बनाते हैं और ये काउंसिल्स हमें फिर गाइड करती हैं कि हम और क्या एडिशंस कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स यही एक्ट ही हमें गाइड करता है कि किस बेसिस पर होती है इंडिया के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने मोटर इंश्योरेंस कवर किया है बेसिकली, उसमें कौन कौन से रिस्क हैं जो कवर होते हैं और मोटर व्हीकल एक्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंसेस पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से मोटर इंश्योरेंसेस परचेज कर सकते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।